Welcome to the next session of class 12 हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। मैं रंद कुड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट लेड टू द राइज ऑफ मगध। ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद बना। क्योंकि आपको पता है कि इस वाले जो पीरियड है 600 BCE से लेकर के 600 C तक के पीरियड में हमारे पास में 16 महाजनपद है। लेकिन ये सारे के सारे 16 महाजनपद अपने आप में इतने पावरफुल है, सारे पावरफुल, लेकिन इन सब में जो ज़्यादा पावरफुल है वो है आपका मगध। तो बोला ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसमें ना हम पीरियड ले रहे हैं 600 BC से लेकर के 400 BC वाला, ठीक है नहीं है। तो ऐसे में आप देखोगे कि यहाँ पर हमें ना थोड़े बहुत बिंबिसार, अजात, महापद्म के बारे में लिखा है, हमने यहाँ पर अशोक के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं। तो कारण क्या है कि ये जो पीरियड हमने लिया है कंसिडरेशन में वो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से मगध इतना शक्ति। अगर ट्रेस करो कि महाजनपद जो मगध वाला महाजनपद कहाँ पर है, तो आप देखोगे कि मगध का महाजनपद जो है वो प्रेजेंट डे बिहार पर पड़ता है। आज का जो बिहार का जो जगह है वो आपकी मगध की महाजनपद हुआ करती थी। और ऐसे में अगर आपने ना थोड़ी बहुत भी अगर ज्योग्राफी का थोड़े ध्यान में आती है, जो गंगा नदी है, जो बाकी की जितनी भी नदी है, जो हमारा नॉर्दर्न रिवर प्लेन जो है ना, वो आपके देखो आपके उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा से होते हुए फिर बाद में आपके ये बिहार, फिर है ना बंगाल, असम, यहाँ तो है वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाता है पानी। तो आप देखोगे कि जो बिहार जो है वो एकदम सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, मतलब आपके नेपाल की साइड से भी आ जाएंगी, यहाँ से भी आ जाएंगे, और यहाँ पर पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या है कि मगध एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। क्लाइमेट भी आपको पता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, पानी खूब भरपूर मात्रा में। ऐसे में क्या है कि आपके लिए एग्रीकल्चर करना बहुत कन्वीनियंट है। और एग्रीकल्चर कन्वीनियंट होने से क्या होता है कि आपके यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होगा। जहाँ सरप्लस प्रोडक्शन होगा वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, जनसंख्या ज़्यादा आएगी, वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आएगी, और इसके साथ साथ में व्यापार बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में आप देख लो जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर पानी की उपलब्धता है, जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ पर आप देखो ना ये सारे के सारे ना डेवलपमेंट के सिंबल है। क्योंकि ये क्या करता है कि आपको कार्य करने का, इंसानी सभ्यता को बढ़ने का, व्यापार करने का सारे मौका देते हैं। इसी तरह से देखिए मगध वॉज मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर, बोला मगध एक ऐसी जगह है जहाँ पर खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। है ना, अभी हमने डिस्कस किया ना कि यहाँ पर प्रोडक्टिव है। कारण क्या है, पहला आपके पास में देखो नदियों का पानी भरपूर है, ठीक है, नदियों का पानी भरपूर है, नदियों के वाली अलुवियल सॉइल है जो आपको सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देता है। इसके अलावा यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए ना एग्रीकल्चर के लिए और भी सूटेबल हो चुका है। ये सारे कारण जो है वो आपके लिए क्या है, मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाता है। क्यों, धान ज़्यादा होगा, अनाज ज़्यादा उगेगा तो क्या होगा कि आप इसके साथ व्यापार ज़्यादा करोगे, इसका व्यापार करोगे तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट करेंगे, यहाँ का बहुत बड़ा व्यापार होने लग जाएगा। जब इतना ज़्यादा व्यापार होगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर है ना लोग आएंगे जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा किंगडम बनेगा, और यहाँ पर जो शासक करेगा वो अपने आसपास की सारी टेरिटरीज पर भी शासन करेगा, राज करेगा। ऐसे में इसीलिए 16 महाजनपदों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका मगध वाला है, ठीक है। और हाँ, एक छोटा सा सवाल, मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी 2 है, समय के हिसाब से वेरी करती है। क्या, अगर हम पुरानी बात करें तो पहले के समय पर मगध की राजधानी हुआ करती राजगृह। उसके बाद आने वाले समय में कैपिटल शिफ्ट हो गई कहाँ से, राजगृह टू पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र मतलब प्रेजेंट डे पटना। अब ये किसने शिफ्ट किया, क्यों किया? आपके हर्यंक डायनेस्टी में एक शासक हुआ करते थे अजातशत्रु या अजातशत्रु, एक ही बात है, अजातशत्रु बोलो अजातशत्रु बोलो, दोनों एक ही है। क्या हुआ कि इनका युद्ध चल रहा था अपने ननिहाल वालों के साथ में, है कि नहीं, क्योंकि इन्हें डाउट था कि ये उनके जो एनिमीज है उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे में इस पूरे वॉर के समय में इसने क्या देखा कि राजगृह से अटैक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पड़ जाता है। इसके अलावा राजगृह से आप वहाँ एकदम ईस्टर्न बॉर्डर्स पर आकर के फाइट करते हो
तब क्या होता है कि आपके लिए दूर पड़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कम्युनिकेशन वाला होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है, मिलिट्री बैकअप वाली प्रॉब्लम होती है। तो देखा कि यहाँ पर एक जगह थी पाटलिपुत्र, और बोला कि पाटलिपुत्र जो है यहाँ से ना एकदम ईस्टर्न फ्रंटियर्स पर आ जाता है एक तरीके से, यहाँ से अटैक करना आसान है। इसके अलावा नेचुरल बैरियर्स है। कैसे, मतलब इसको जल दुर्ग भी बोलते हैं, मतलब जल, एक तरह से जल दुर्ग बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ में नदी है, सामने वाला अटैक करके आएगा तो नदी को क्रॉस करके आएगा, तो नदी क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में क्या है कि जो पाटलिपुत्र में जो बैठा है ना, उसके पास में एक सफिशिएंट टाइम मिलता है कि काउंटर अटैक कर सके वो, एक तो वो है। इसके अलावा यहाँ पर नदियाँ खूब सारी, तो आपको क्या होता है कि नदियों के माध्यम से जो पानी के जहाज़ों के अंदर जो आप सामान लाद करके लेके जाते हो वो बहुत आसान है। मतलब आज की सड़कें और उस समय की सड़कों में फ़र्क है। हम बात कर रहे हैं आपके 600 BC की, मतलब आज से भी 2500 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, है कि नहीं, 2500 या उससे भी ज़्यादा पुरानी बात कर रहे हैं। तो बोला उस समय पर सड़कें तो थी नहीं, तो कच्ची सड़कें होती थी, वहाँ पर इतना व्यापार करना, आना जाना बहुत लंबा समय लगता था। बोला लेकिन समुद्र जो नदियों के माध्यम से अगर आप जाओगे तो आपके लिए जाना आसान है, आना आसान है कि नहीं। इसके अलावा आपका है ना ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम आती है। इसलिए बोला कि मगध इज़ द बेस्ट। इसलिए क्या हुआ कि अजातशत्रु का बेटा उदयन वो शिफ्ट करेगा कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र। और आपके यहाँ पर एक छोटा सवाल और आता है, क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजगृह। तो राजगीर का मीनिंग क्या है? राजगीर का सीधा सिंपल मीनिंग है कि हाउस ऑफ रॉयल, मतलब राजा का घर, ये होता है राजगृह। अब आते हैं हम अपने, तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर वाला, अब देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है, आयरन माइंस। आयरन, ये जो आयरन आने के बाद में इंडियन सोसाइटी कंप्लीटली रेवोल्यूशनराइज रहेगी। लगभग आपके 800 to 1000 BCE के आसपास आयरन की डिस्कवरी हुई थी। 800 से 1000 BC के आसपास में आयरन की डिस्कवरी हुई थी। अब आयरन एक ऐसी चीज़ है जो पूरा का मतलब इसके आने के बाद है ना पूरा का पूरा दुनिया का कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में एक ऐसा मेटल आ चुका है जिसकी टेंजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी है ना स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। इसके अलावा मेटल, आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर उसमें रस्टिंग भी लगी तो आप उसको पॉलिश करके वापस से रीयूज़ कर सकते हो, उसको रिसाइकल और कर सकते हो आप। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि वो कभी ना ख़त्म होने वाली टाइप की चीज़ है। और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। आप हर जगह पर आप है ना हथियार बना लो, आप अपने दरवाजे बना लो, आप अपने ना कुछ भी बना सकते हो। और इससे क्या होगा कि आयरन की डिस्कवरी के बाद में सेना जो होगी आपके पास में, सेना की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि सेना को चाहिए हथियार। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा सेना के पास में लड़ने के लिए। इसीलिए हम देखेंगे आयरन की डिस्कवरी अपने आप में क्या करेगी कि ना रिवोल्यूशनराइज कर देगी। देखो ना 800 BC के पहले के किंगडम्स और बाद के किंगडम्स में आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। पहले किंगडम छोटे हुआ करते थे, इतने एग्रेसिव नहीं, तो बाद में एग्रेसिव होते जाएंगे, बहुत सारे किंगडम निकल कर आएंगे। और वेपन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आयरन। इसके अलावा आयरन का आने से आपका एग्रीकल्चर भी रिवोल्यूशनराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्योंकि देखो हम मगध में, मतलब गेंजेटिक बेल्ट में, गंगा नदी के पास क्षेत्र में, ऐसे में यहाँ पर आपको क्या करें, खेती करने के लिए हल चाहिए। और जब हम क्या करेंगे, उस हल के आगे आयरन टिप लगा देंगे, मतलब उसके आगे वाले हिस्से में क्या करेंगे, उस पर ना लोहे की परत चढ़ा देंगे। ऐसे में क्या होगा कि वहाँ पर है ना प्लोइंग करना आसान होगा। कई जगह पर होता है प्लोइंग करना आसान होता नहीं, कहीं पर जो ना हल टूट जाते हैं। तो बोला ऐसे में क्या है, जिसको हम आगे से आयरन टिप करके ना वहाँ पर है ना ज़मीन बदलेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वहाँ चीज़ें आसान हो जाएगी। इसलिए ये आयरन एक ऐसी चीज़ है वो पूरा रिवोल्यूशनराइज कर देगा पूरी सोसाइटी को। हाँ, तो ये आयरन और की माइंस कहाँ पर है, प्रेजेंट डे झारखंड में। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो क्या है, रिसोर्स रिच एरिया है। तो इसके छोटा नागपुर और उसके आसपास वाले इलाके में भरपूर मिनरल्स है, चाहे वो मेटल मिनरल्स हो या नॉन मेटल मिनरल्स हो। तो ये झारखंड वाले रीजन में सारा का सारा आता है, ठीक है ना। क्योंकि ना झारखंड तो अभी अलग हुआ है ना, कुछ 25-30 साल हुए। 25-30 साल पहले झारखंड कहाँ था, झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बोला कि आयरन की जो माइंस है वो आपके प्रेजेंट डे झारखंड में, जहाँ पर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्स, बोला वो पहुँच आसान है। और इसने हमें क्या दिया, संसाधन दिए, किसके लिए, औजार के लिए और हथियार के लिए। तो बोला आपके जितने भी औजार है, जैसे अभी हमने बताया था, जैसे आप खेती करने के लिए हल के आगे यूज़ करोगे, या आप अपने घरों के अंदर है ना कोई भी ना काम करने के लिए जो लोहे के औजार यूज़ करोगे वो हो गया। और वेपन तो आपको पता ही है,
वेपन बताने जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तलवार भी चाहिए, भाला भी चाहिए, शील्ड भी चाहिए, कवच भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी तरह तरह प्रकार की चीज़ें आपको और चाहिए। इसके अलावा आप देखो, आप कितने बड़े टेरिटोरियल किंगडम को डिफेंड कर रहे हो, तो आपके बड़े बड़े गेट होंगे, तो बड़े बड़े गेट के ऊपर लोहे की वो चीज़ें लगी हुई होंगी ताकि वो डिफेंस में काम आए। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर ये आपके काम आएगा, क्योंकि आप बैरक्स बनाओगे तो बैरक्स में क्या करोगे कि आप लोहे की जो है रॉड्स लगाओगे ताकि वो टूटे नहीं आसानी से, मजबूती रहे। तो आयरन के आने के बाद में सोसाइटी पूरी रिवोल्यूशनराइज हो जाएगी, पूरी की पूरी बदल जाएगी। ये अब आते हैं, अगला हमारा कंपोनेंट क्या है, वो आपके आर्मी से ही है। क्या है? एलिफेंट्स। बोला कि हाथी। एलिफेंट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन। बोला आपके ना हाथी जो थे ना, वो सेना के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था उस समय पर। हमारे यहाँ पर हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। बोला मगध वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर क्या बोला कि जो हमारे हाथी जो है, हाथी जो सेना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? अब किसी के मन में कि यहाँ पर हाथी इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, नदी बहती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। इस वजह से क्या कि हरियाली बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है। उस हरियाली बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर है ना बहुत बड़े बड़े घने घने जंगल है, और बहुत बड़े बड़े घने घने जंगल होने की वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्यों बोला कि ना मगध जो जिस जगह पर है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। यहाँ पर नदियाँ, कितनी सारी नदियाँ आती है, इतनी सारी नदियों का पानी है यहाँ पर, तो मतलब पानी बहुत, नदियाँ बहुत है, यहाँ पर नदियाँ है। अगला कारण क्या है कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। इस वजह से यहाँ के जो जंगल है ना बहुत घने और बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े और घने जंगल होने की वजह से क्या कि यहाँ पर है ना बड़े जो जीव जंतु होते हैं उनके खाने पीने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। जो भी फल, जो भी ना प्लांट स्पीसीज है, वो उनके खाने के लिए फल वगैरह बहुत कुछ अवेलेबल है। ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर हाथियों की जनसंख्या आपको काफ़ी मिलेगी मगध वाले क्षेत्र में, तो इसलिए यहाँ पर मगध में आपके एलिफेंट ज़्यादा है। उस एलिफेंट की सहायता से आप क्या होता है, जैसे आप युद्ध लड़ रहे हो, अब आप एक साथ में एक बार में एक ही को मारोगे, लेकिन हाथी है, हाथी एक सूंड से एक साथ में 10 को साइड में कर देगा, एक बार में एक पंजा मारेगा, 5 आदमी खत्म। और हाथी जैसे जाएगा तो सामने वाले में आतंक भी तो होगा ना कि देखो हाथी है, एकदम से सब भगदड़ मच जाएगी पूरी पूरी। तो हाथी जो थे शुरुआती समय में, जब महाजनपद की बात करते हैं, जब 600 BC से लेकर 600 CE की बात करते हैं, उस समय पर हाथी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हुआ करते थे आपके का, ठीक है ना। तो बोला कि हाँ, कि बोला आर्मी के अंदर है ना एलिफेंट आपको चाहिए, और ये एलिफेंट यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे? जंगलों में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? मगध वाले क्षेत्र के यहाँ पर मिलेंगे। तो ये था हमारा एलिफेंट वाला पॉइंट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। तो क्या बोला, गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियां जो क्या करती है, इस पूरे क्षेत्र में आपको एक मौका देती है कि आप नदियों के माध्यम से ना व्यापार कीजिए, नदियों के माध्यम से संचार कीजिए, आइए जाइए। ऐसे में क्या होता है, आपके समय की बचत होती है, आपके पैसे की बचत होती है, और ये आपके लिए एक अच्छा साधन है यातायात करने के लिए। तो जैसे कि ना यमुना नदी है, वो गंगा नदी में अगर अपना पानी गिरा देती है, तो बहुत सारी नदियाँ जो अलग अलग, बहुत सारे जो रास्ते जो अलग अलग नदियों के माध्यम से आते, उन लोगों को भी क्या होता है, ये एक तरह से ना यहाँ पर आकर के आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। तो बोला ये एक बहुत अच्छा साधन है आपके व्यापार करने का, यातायात करने का। इसीलिए ना ये जो क्षेत्र था इसकी प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस क्षेत्र से यहाँ पर यात्रा करेंगे, यहाँ पर आएंगे जाएंगे, तो जो लोग है ना इस परिवहन के क्षेत्र में जो जिनका रोजगार होगा, परिवहन के क्षेत्र में जो लोग काम करेंगे, उनकी बहुत सारी इनकम होगी। इसका इतने सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो ये पानी का जहाज जहाँ पर जो आकर के रुकेगा, तो वहाँ पर बहुत बड़ा फुटफॉल बन जाएगा, एक तरीके से वो आपका जंक्शन बन जाएगा। जैसे ना बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन कैसे हमारे यहाँ पर बस स्टेशन कैसे है, तो उसके आसपास में कितने सारे धंधे होते हैं ना, तो लोग वहाँ पर आएंगे, उतरेंगे, रुकेंगे, तो क्या क्या कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे। तो क्या क्या उससे क्या कि जहाँ पर ये सारा का सारा ना स्टॉपेज क्रिएट होगा, जहाँ पर वो स्टॉपेज होगा, जहाँ पर लोग आएंगे उतरेंगे रहेंगे, तो वहाँ पर क्या क्या बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग है ना कुछ सामान बेचेंगे, कोई खरीदेगा, तो इससे वो क्या करता है कि व्यापार को भी इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल। मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, इसके लिए जिम्मेदार हैं यहाँ के पावरफुल राजाओं की पॉलिसीज।
देखो आप पॉलिसीज है जैसे कि रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स सच एस बिम्बिसार, बोला कि जैसे कि हम देखेंगे हरियंग डायनेस्टी के आपके पास में बिम्बिसार है और आपके पास में इन्हीं के बेटे अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत बड़ा नाम है, पितृहंता भी बोलते, क्यों, अपने पिता की खुद हत्या भी करेंगे। एंड महापद्मनंदा, महापद्मनंदा भी बहुत बड़े आदमी हैं। नंदा डायनेस्टी में सबसे मतलब कहते हैं कि सबसे बेस्ट रूलर कोई है वो तो महापद्मनंदा क्षत्रिय, ठीक है ना। तो बोला, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने चंद्रगुप्त का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर आपने अशोक का नाम नहीं लिखा। बिल्कुल लिखना चाहिए था, हमें क्यों नहीं लिखा, बिल्कुल लिखना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि आपकी किताब से जहाँ से मैंने इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया है ना, वो वहाँ पर इसमें टाइम पीरियड बता रहा है आपका 600 BCE टू 400 BCE, ठीक है ना। हाँ, ये कर सकते हैं, सवाल ये आया कि 600 BC से लेकर के 400 BC में ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से ना मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद बना, तो हम ये लिखेंगे। अगर इसी तरीके से दे दिया जिससे मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसे टाइम लिमिट नहीं दे रखी, सिर्फ इतना बोला कि मगध के उदय होने का, शक्तिशाली होने में क्या कारण है, तो बिल्कुल आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुको ब्लैक से लिखता हूँ, हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए, हमें चंद्रगुप्त मौर्य लिखना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, बिल्कुल सही, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक या अशोका द ग्रेट। बिल्कुल ग्रेट लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए, है कि नहीं है। तो बोला कि ना जैसे कि बड़े बड़े शासक जो हुआ करते थे यहाँ के, आपके बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंदा है, जिनकी इतनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ और उनके मिनिस्टर्स की सहायता से हमने ये देखा कि इन्होंने इनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया और बहुत अच्छी तरीके से शासन किया। इन्हीं के अंदर एक काम करेंगे, आप ये ऐड कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमने टाइम लिमिट मैंने दे नहीं रखी ना। तो आप नंदास के बाद में ना चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को भी शामिल कर लो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बोला कि ये, और हाँ मिनिस्टर्स दे रखा है ना, तो साथ में ना एक कौटिल्य भी ऐड कर लेना, इन दोनों के बीच में कौटिल्य ऐड कर लेना, है ना। और कौटिल्य के ना ब्रैकेट में लिखना मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो बोले कि थे मिनिस्टर्स ऑफ, तो चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री है। तो बोला इनकी जो ये पॉलिसीज़ है, इन पॉलिसीज़ की वजह से क्या होता है कि मगध एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनता है। तो ये था हमारी आज की क्लास, जो हमने बताया मगध के बारे में कि मगध के इतना शक्तिशाली कैसे बना, ठीक है। पढ़ते रहिए, अभी हमारा सितंबर महीना ख़त्म होने आ चुका है, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, फटाफट कर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ना समय समय पर आती रहे क्लासें, फटाफट चलती रहे। और हाँ, हो सकता है कि हमें सिलेबस दिसंबर में पूरा नहीं हो पाए, शायद हम जनवरी तक पहुंच जाए, लेकिन हम कराएंगे ज़रूर। और साथ में शॉर्ट्स भी डालते रहेंगे ताकि छोटे सवाल आपके होते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।